नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में हिंदी पद्य या काव्य साहित्य के इतिहास में तीसरा काल विभाजन रीतिकाल पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि इसके पहले हमने आपको आदिकाल पढ़ाया, भक्ति काल पढ़ाया और आज उसी क्रम में तीसरा जो काल है रीतिकाल, उस काल को अपने क्लास में पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आइए हम पहले समझते हैं कि रीतिकाल है क्या, या रीतिकाल की परिभाषा क्या है, या रीतिकाल संस्कृत में कतिन प्रत्यय के योग से किस रूप में बना है और उसका क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड पर लिखा गया है रीतिकाल। ठीक, तो आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल जो YouTube पर आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है, ज्ञान गुरु हिंदी 97 के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें तथा कमेंट भी करें। जो आपको समस्या हो उस समस्या पर कमेंट भी करें। ठीक, तो आइए हम क्लास पर चलते हैं। जो आज क्लास है रीतिकाल। तो देखिए, रीतिकाल लिखा गया है तो पहले हम देखते हैं कि रीतिकाल शब्द दो शब्दों के योग से बना है। यानी रीतिकाल दो शब्दों के योग से बना है। रीति धन काल, रीति धन काल। ठीक, यहाँ रीति का अर्थ होता है यानी परंपरा। ठीक, परंपरा या पद्धति या आप कह लीजिए तरीका। ठीक, पद्धति या तरीका। ठीक, और काल का अर्थ होता है समय या युग। ठीक, यानी ये रीतिकाल जो दो शब्दों के योग से बना है, रीति धन काल। तो रीति का अर्थ हो गया क्या, परंपरा या पद्धति या तरीका। ठीक है, और तरीका उसी प्रकार काल का जो अर्थ हो गया, या काल का अर्थ हो गया समय या युग। मतलब जिस समय ये परंपरा चली थी वही समय या युग। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, रीतिकाल। अब हम रीतिकाल की शब्द संस्कृत के ऋण में कतिन प्रत्यय के योग से कैसे बना है उसको हम देखेंगे। ठीक, तो ये तो था रीतिकाल जो दो शब्दों के योग से बना है उस पर। ठीक, तो अब हम सीधे रीतिकाल की व्युत्पत्ति देखेंगे। और पेज नंबर ये क्या है, 1 है। पेज नंबर 1 में हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे क्या, रीतिकाल। यानी रीति शब्द संस्कृत, रीति शब्द संस्कृत की रीढ़, रिंग। ठीक, रिंग धातु में कतिन प्रत्यय, कतिन प्रत्यय के योग से बना है। ठीक, यानी आप ये समझिए कि रीति शब्द संस्कृत की रिंग धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है क्या, पद्धति या परंपरा या शैली कह लीजिए, या इसी में और एक आप गांव की भाषा में समझिए तरीका जिसको कहते हैं। ठीक है, तरीका या आप तरीका ही समझिए। ठीक, तरीका तो यानी क्या है,
जो रीतिकाल का रीति शब्द है वह संस्कृत में के रिंग धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है क्या, पद्धति, परंपरा, शैली या तरीका। ठीक, ये हो गया हिंदी साहित्य के विकास। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, रीतिकाल की जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम देख लेते हैं। ठीक, रीतिकाल की परिभाषा क्या है, तो देखिए हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर यानी क्या, लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो काव्य रचना हुई उसे रीति काव्य तथा जिस कालखंड में रचना हुई, रीति काव्य तथा जिस काल खंड में रचना हुई उसे रीतिकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रीतिकाल कहते हैं। मतलब आप ये समझिए कि हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में, मतलब हिंदी साहित्य का जो विकास का तृतीय चरण, पहला चरण क्या था, आदिकाल, दूसरा चरण क्या था, भक्तिकाल, उसी क्रम में तीसरा चरण क्या है, रीतिकाल। तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर, मतलब संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ है जैसे काव्य शास्त्र, यानी क्या, काव्य दोष, काव्य गुण के आधार पर जो काव्य रचना हुई उसे क्या कहते हैं, रीति काव्य, तथा जिस कालखंड में रचना हुई, मतलब जिस कालखंड में यह रचना हुई उसी को क्या कहते हैं, उसी को रीतिकाल कहते हैं। ठीक, उसी तरह क्या है अगला, फिर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे रीति काल की समय सीमा। अब हम देखेंगे क्या, रीतिकाल की समय सीमा। इसी क्रम में हम देख रहे हैं क्या, रीतिकाल की समय सीमा। अब विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो देखिए जैसे पहला हम देखेंगे किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, और ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दोनों का हम देखें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हम जो है क्या देख रहे हैं, रीतिकाल की समय सीमा। तो क्या देख रहे हैं, देखिए इन्होंने क्या कहा, विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक, और यही सर्वमान्य है, इसी को सभी साहित्यकारों ने मान्यता दी है। दूसरा हम देखेंगे क्या, दूसरा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या दिया है, तो इन्होंने दिया है क्या, विक्रमी संवत जो है 1600 से 1900 तक। ठीक, 1600 से 1900 तक। उसी क्रम में हम तीसरा देखेंगे क्या, मिश्र बंधुओं का,
मिस्र बंधुओं का, जिन्होंने ये क्या मिस्र बंधुओं के अनुसार अब मिस्र बंधुओं के अनुसार क्या है, तो मिस्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत, ठीक, विक्रमी संवत जो है 1681 से 1889 तक, ठीक। उसी क्रम में चौथा हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का, यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या दिया है समय सीमा, तो इन्होंने क्या दिया है 17वीं, यानी क्या है 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक। ये तो क्या था डॉक्टर नगेंद्र। उसी क्रम में अगला हम बच्चन सिंह का देखेंगे। बच्चन सिंह ने क्या दिया है, तो बच्चन सिंह के अनुसार, ठीक, बच्चन सिंह के अनुसार, तो बच्चन सिंह ने इसकी समय सीमा क्या दी है, तो बच्चन सिंह ने दिया है क्या 1650 से, मतलब क्या सन, ठीक, यानी सन 1650 से 1857 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी तक, ठीक। तो यहाँ पर पेज नंबर हम क्या है, एक में क्या देखा, रीतिकाल, और क्या है रीतिकाल का हमने यानी क्या रीतिकाल दो शब्दों के योग से बना है, रीति धन काल। जहाँ रीति का अर्थ होता है पद्धत, तरीका, शैली या परंपरा, वहीं पर काल का अर्थ होता है क्या समय या युग, ठीक, ये हो गया था। और रीति शब्द संस्कृत की रिंग धातु में कतिन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है पद्धति, परंपरा, शैली, तरीका। अब परिभाषा इसकी क्या है, तो इसकी परिभाषा हमने क्या देखा है, रीतिकाल की जो परिभाषा है, हिंदी साहित्य के विकास के तृतीय चरण में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर जो काव्य रचना हुई उसे रीतिकाव्य, तथा जिस कालखंड में रचना हुई उसे रीतिकाल के कहते हैं, ठीक। अब रीतिकाल की समय सीमा क्या है, रीतिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार हमने इस देखा है, तो जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर क्या राम कुमार वर्मा के अनुसार जो रीतिकाल की समय सीमा है दोनों की एक है, यानी 17 विक्रमी, यानी क्या विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक, ठीक। उसके बाद यही सर्वमान्य भी है, सभी के लिए मान्य है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, विक्रमी संवत 1600 से 1900 तक, ठीक। और मिस्र बंधु के अनुसार 1681 से 1889 तक, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह ने क्या कहा 1650 से 1857 ईस्वी तक, ठीक। तो ये तो था पेज नंबर 1 पर हमने क्या देखा, रीतिकाल देखा, रीतिकाल की। उसके बाद हम देखेंगे अगले पेज नंबर 2 पर, ठीक, पेज नंबर 2 पर रीतिकाल का नामकरण देखेंगे, ठीक। पेज नंबर 2 पर हम क्या देखेंगे, रीतिकाल का नामकरण, ठीक। अब इसको हम मिटा करके दूसरे नंबर पेज पर रीतिकाल का नामकरण देखते हैं, ठीक। और यदि मित्रों आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक इस पर संख्या की उन्नति करने का यानी जो है आग्रह भी करें, ठीक। उसके बाद आइए हम दूसरे नंबर पेज पर देखते हैं रीतिकाल में, ठीक। तो रीतिकाल का नामकरण, दूसरे पेज में क्या देखते हैं, रीतिकाल का नामकरण देखते हैं, ठीक। और ये मोस्ट भी है, ठीक, ये मोस्ट है रीतिकाल का नामकरण, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ हम देखते हैं नामकरण और दूसरी तरफ देखते हैं नामकरणकर्ता, मतलब नामकरणकर्ता, नामकरण करने वाले कौन थे, ठीक। तो जिसमें हम पहला देखते हैं क्या,
यानी जैसे हम देखेंगे पहला रीति काव्य, पहला रीति काव्य काल किसने कहा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक, दूसरा फिर क्या है, यानी दूसरा जो है दी आर्स पोएटिका किसने कहा है? दी आर्स पोएटिका किसने कहा है? ये भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही कहा है। उसी क्रम में तीसरा जो नामकरण है, तीसरा जो है अलंकृत काल, मिस्र बंधुओं ने कहा है अलंकृत काल। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो क्या है? मिस्र बंधु। और मिस्र बंधुओं की संख्या कितनी है? 3 है, जिसमें श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक, तो 3 है। आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि काल विभाजन जो पढ़ा था हमने वहाँ पर पढ़ा है। उसके बाद चौथा यानी क्या है, उसी क्रम में अगले जो हैं उत्तर मध्यकाल किसने कहा है? तो उत्तर मध्यकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद पांचवा रीतिकाल किसने कहा? तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक, उसी क्रम में अगला जो है यानी क्या है, कलाकाल किसने कहा? हाँ, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को कलाकाल जो है वह राम शंकर शुक्ल रसाल ने भी कहा है, राम शंकर शुक्ल रसाल। ठीक, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। ठीक, 2 लोगों ने इनको कहा है, यानी क्या, रामशंकर शुक्ल रसाल ने भी कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। ठीक, उसी क्रम में अगला जो नामकरण है वह कौन सा है? श्रृंगार काल। ठीक, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। उसी क्रम में अगला जो है यानी क्या, रीति श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीति श्रृंगार काल जो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने कहा है। उसी क्रम में अगला जो है यानी क्या, साहित्य शास्त्रीय काल किसने कहा? साहित्य शास्त्रीय काल किसने कहा? तो साहित्य शास्त्रीय काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। ठीक, कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। उसी क्रम में अगला जो है विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल किसने कहा? विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल किसने कहा? तो यानी क्या, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कौन? विश्वनाथ
प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल का नामकरण, पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, रीतिकाल का नामकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए रीति एक तरफ नामकरण एक तरफ नामकरण करता। तो रीति का यानी रीति काव्य काल किसने कहा, डॉक्टर क्या है, यानी रीति काव्य काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। दी आर्स पोइटिका किसने कहा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। उत्तर मध्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कलाकाल रामशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। और ये मोस्ट भी है, ठीक, ये क्या है, मोस्ट भी है। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। रीति श्रृंगार काल किसने, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। साहित्य शास्त्रीय काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने। विशुद्ध साहित्य सर्जना का काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ठीक, किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। तो हम यहाँ यानी क्या दूसरे नंबर पेज पर रीतिकाल का नामकरण देखें तो तीसरे नंबर पेज पर हम क्या देखेंगे, रीतिकाल के उदय के कारण। यानी रीतिकाल अगर साहित्य में उत्पन्न हुआ तो उसके कुछ कारण होंगे, तो उन कारण को भी हम इसमें देखते चलते हैं। ठीक, तो उसको हम पेज नंबर 3 पर देखेंगे। यानी क्या है, 2 नंबर पर हमने क्या देखा, नामकरण देखा। तो 3 नंबर पर यानी पेज नंबर 3 पर हम रीतिकाल के उदय के कारण देखेंगे कि रीतिकाल उत्पन्न हुआ तो किस कारण आया, यानी साहित्य में यदि इसका जन्म हुआ तो किस कारण हुआ, कोई कारण रहा होगा तभी रीतिकाल की उत्पत्ति हुई है। और साहित्य में क्या है, रीतिकाल आया है तो किस लिए आया है उसको हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे रीतिकाल हेडिंग के तौर पर, रीतिकाल के उदय के कारण, उदय के कारण, रीतिकाल के उदय के कारण। ठीक, तो हम भी क्या विद्वानों के अनुसार देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल के उदय का कारण क्या मानते हैं। ठीक है, तो पहला हम किसके अनुसार देख रहे हैं, तो पहला देख रहे हैं यानी पहला कारण हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के देख रहे हैं कि इन्होंने क्या माना है। तो यानी क्या इन्होंने माना है, आश्रय देखिए इन्होंने जो कारण माना है वह कारण क्या है, आश्रय दाता राजाओं, आश्रयदाताओं नहीं, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ठीक है ना, अभिरुचि, वही अभिरुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। यानी आश्रयदाता जो थे, आश्रयदाता राजाओं की, मतलब जो कवि थे वो आश्रयदाता, यानी जो जिस कवि यानी जो कवि था उसका जो राजा था उसके आश्रयदाताओं की अभिरुचि, अभिमाने आगे की जो रुचि थी, उसी रुचि के कारण क्या हो गया था, रीतिकाल का जन यानी उदय हुआ था। तो देखिए इस काल के राजाओं की जो रुचि थी वो क्या थी, श्रृंगारिकता थी, श्रृंगारिकता यही इनकी विशेष रुचि थी। यानी ये श्रृंगारिक वस्तुओं में लिप्त रहते थे, तो इसलिए इसमें श्रृंगार परक काव्य ग्रंथों की रचना हुई। दूसरा हम कारण देखते हैं किसका है, तो दूसरा कारण हम डॉक्टर नगेंद्र का देख लेते हैं। नगेंद्र ने क्या माना है, ठीक, दूसरा कारण जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। तो नगेंद्र ने क्या माना है, तो नगेंद्र ने माना है कि दरबारी संस्कृत के प्रभाव से, दरबारी संस्कृति के प्रभाव से मतलब दरबारी संस्कृति के प्रभाव से कवि हताश और निराश हो गए थे।
उसी के फलस्वरूप रीति काव्य लिखा गया। उसी के फलस्वरूप रीति काव्य की रचना हुई। ठीक, यानी दरबारी जो संस्कृत, यानी राजा के दरबारी जो कवि थे उनकी संस्कृत, उनकी कल्चर से क्या थे, हताश थे, निराश थे। ठीक, और निराश हो गए थे। उसी के फलस्वरूप, यानी जब उनकी कल्चर से, उनकी संस्कृत से, उनके व्यवहार से जब वो क्या हताश हो गए, निराश हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उस संस्कृत को परिवर्तित करने के लिए रीति परंपरा बना दी कि यानी ऐसे ग्रंथ लिखने लगे कि जिनसे कि उनकी संस्कृति का ही समाप्त हो गया और संस्कृत के साथ उनका यानी साम्राज्य भी समाप्त हो गया। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम तीसरा कारण और देख लेते हैं किसी का, यानी क्या तीसरा हम देखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह क्या मानते हैं? डॉक्टर नामवर सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यानी प्रोफेसर रह चुके हैं, उनका यानी इन्होंने माना है काव्य में, ठीक, काव्य में नवीनता लाने के लिए काव्य में नवीनता लाने के कारण, लिए नहीं, लाने के कारण रीति काव्य लिखा गया, रीति काव्य लिखा गया। उसके बाद नंबर 5 है, यानी कि नंबर 4 है, तो हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी देख लेते हैं इसी में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कारण मानते हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कारण मानते हैं? उस कारण को हम देख लेते हैं, इन्होंने क्या कारण माना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर, ठीक है, होकर रीति काव्य लिखा गया, रीति काव्य लिखा गया। ठीक, यानी संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर के रीति काव्य लिखे गए, यानी जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ आधारित, जैसे काव्य शास्त्रीय, काव्य दोष, काव्य गुण, यानी जो लक्षण बताए गए थे उन लक्षणों के प्रभाव से प्रभावित होकर के रीति काव्य की रचना की गई। ठीक, तो ये तो था क्या, यानी रीतिकाल के उदय का कारण, यानी रीतिकाल के उदय का कारण क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आश्रयदाता राजाओं के अभिरुचि के कारण रीति काव्य का उदय हुआ, पहला ये था। दूसरा क्या, डॉक्टर क्या नगेंद्र का है, दरबारी संस्कृत के प्रभाव से कभी हताश निराश हो गए थे, उसी कारण उसी के फलस्वरूप रीति काव्य की रचना हुई। तीसरा कारण क्या था? डॉक्टर नामवर सिंह का है, काव्य में नवीनता लाने के कारण रीति काव्य लिखा गया। चौथा कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रभावित होकर के रीति काव्य लिखा गया, मतलब संस्कृत के जो लक्षण ग्रंथ थे उनसे प्रभावित होकर के रीति काव्य लिखा गया, ऐसा जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। ठीक, तो ये तो था पेज नंबर 3। अब हम पेज नंबर 4 पर क्या देखेंगे? रीतिकाल के पतन के कारण। उदय हुआ तो इसका पतन भी हुआ, तो पतन का कारण भी हम साथ में देख लेते हैं। तो पतन का कारण हम किस में देखेंगे? तो पेज नंबर 4 पर देखेंगे। यानी रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? भाई जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, और जिसका क्या अंत हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। तो यानी क्या, अगर ये उत्पन्न हुआ तो कारणों के कारण, यानी कुछ कारण थे, तो इसका यानी धीरे धीरे जब ये पतन होने लगा, मतलब रीतिकाल के पतन के कारण क्या थे? यानी रीतिकाल साहित्य जो धीरे धीरे पतन हो गया, यानी इसका धीरे धीरे अंत होता चला गया, यानी इसकी जो गरिमा थी लोगों के निगाह से धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो क्यों होने लगी, उसके कारण को भी हम देखते हैं। ठीक, तो रीतिकाल के पतन के कारण, रीतिकाल के पतन के कारण हम देखते हैं। रीतिकाल का पतन हुआ तो किस कारण हुआ? ठीक,
उसको हम देखते हैं। तो पहला देखिए, रीतिकाल के पतन के कई कारण थे, तो इसको हम क्या है 3 रूपों में बांट के देखेंगे। ठीक, इसको हम 3 रूपों में बांट करके देखते हैं। तो पहला देखिए जो कारण था, यानी पहला काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव। पहला जो कारण बना वह क्या था, काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव। ठीक, पहला कारण तो था, मतलब जो रीति काल में काव्य लिखे गए उसमें लोक माने संसार, मंगल माने सुख, कल्याण, यानी मंगल संसार के कल्याण के लिए कोई जगह नहीं दिया गया है। इसमें दिया क्या गया, राजाओं की प्रशंसा, श्रृंगारिकता और भोग विलास की भावनाएं। ठीक, इसमें दिया गया, इसलिए इसका क्या है पतन हो गया। और दूसरा जो कारण क्या बना इसमें, दूसरा जो कारण पतन का कारण बना वह था अत्यधिक रसिकता एवं श्रृंगारिकता। अत्यधिक रसिकता एवं श्रृंगारिकता। ठीक है, अत्यधिक रसिकता मतलब अत्यधिक रस था और श्रृंगारिकता थी, इसी के कारण भी इसका पतन हो गया। उसके बाद तीसरा जो कारण बना चमत्कार अभी। ठीक है, चमत्कार अतिशयता, मतलब चमत्कार इतना अतिशय, यानी क्या इतना बढ़ा चढ़ा करके कर दिया गया कि इसकी क्या मर्यादा ही समाप्त हो गई। तो यही क्या है रीतिकाल के पतन के कारण थे। उसके बाद हम क्या है इसी में देख लेते हैं रीतिकाल के प्रवर्तक। रीतिकाल के प्रवर्तक यानी रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, यानी रीतिकाल के प्रवर्तक कौन कौन है। ठीक, तो देखिए इसी में हमने क्या रीतिकाल के पतन के कारण देखे। तो पहला जो कारण था काव्य में लोक मंगल की भावना का अभाव था, मतलब जो काव्य थे उसमें संसार के कल्याण की कोई बात नहीं की गई थी, कवियों ने कोई स्थान नहीं दिया था। दूसरा कारण क्या था, अत्यधिक रसिकता थी, मतलब अत्यधिक रसों का वर्णन कर दिया गया था, यानी इतने बेजोड़ रसों का वर्णन कर दिया गया था, जिस रस का यानी क्या जैसे श्रृंगार रस का इतना बेजोड़ वर्णन कर दिया गया कि उसकी मर्यादा ही समाप्त हो गई। दूसरा श्रृंगारिकता, इतना श्रृंगार बढ़ा चढ़ा करके कर दिया गया कि उसकी भी मर्यादा खत्म। उसके बाद चमत्कार अतिशयता, यानी चमत्कारों के द्वारा, यानी इतना बढ़ा चढ़ा करके यानी चमत्कार उत्पन्न कर दिया गया कि उसकी अतिशयता हो गई, यानी उसका धीरे धीरे अंत ही हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या रीतिकाल के प्रवर्तक देख रहे हैं। अब देखिए रीतिकाल के प्रवर्तक हम इसमें देख रहे हैं कौन है। तो रीतिकाल के प्रवर्तक हम क्या है शुक्ल के अनुसार देखेंगे। पहला देखेंगे क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र रीतिकाल का प्रवर्तक जो है वह मानते हैं चिंतामणि को। किसको मानते हैं, चिंतामणि को। ठीक, चिंतामणि को मानते हैं। उसी क्रम में दूसरा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र, यानी डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र प्लस यानी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किसको मानते हैं, यानी क्या डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किसको मानते हैं, तो केशवदास को मानते हैं। किसको मानते हैं, केशवदास। ठीक, केशवदास को मानते हैं। और यही सर्वमान्य भी है, सर्वमान्य यही है, क्योंकि रीतिकाल का प्रवर्तक जो है केशवदास को ही माना जाता है। और कौन कौन माना है, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है। और रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, तो चिंतामणि को माना। ठीक, तो ये तो था पेज नंबर 4। ठीक, अब यहाँ तक हमने पेज नंबर 4 देखा है। अगले जो है पेज में हम देखेंगे, अगले पेज में यानी पेज नंबर 5 में हम देखेंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ।
क्या देखेंगे, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ हम देखेंगे। पेज नंबर 5 में किसको देखेंगे, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, क्योंकि हम इसी एक ही क्लास में आज पूरे रीतिकाल को समाप्त करेंगे। और अगले में हम देख रहे हैं किसको, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक, पेज नंबर 5 में कि हम रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। उसके बाद रीतिकाल के यानी कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का विभाजन देखते हैं। उसके बाद देख रहे हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, यानी क्या है रीति, पेज नंबर 5 में रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। ठीक है, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं देख रहे हैं, कौन कौन सी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं या विशेषताएं। ठीक, तो देखिए रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो जिसमें पहली विशेषता क्या है उसको हम देखते हैं। पहली विशेषता है श्रृंगारिकता। पहली विशेषता श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता जो है वह है वीर रस एवं राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। ठीक, वीर रस एवं राज प्रशस्ति। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी है लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना। चौथी विशेषता क्या है, चौथी जो है मुक्तक काव्यों की प्रधानता। मुक्तक काव्यों की प्रधानता। मुक्तक काव्यों की प्रधानता। और उसके बाद पांचवी कौन सी है, पांचवी विशेषता क्या, नखशिख वर्णन। नखशिख वर्णन, यानी नायिका का नखशिख वर्णन किया गया है। नख माने नाखून से, शिख माने शिखर तक, यानी क्या पैर के क्या है नाखून से लेकर के और क्या है नायिका के सर के बाल तक का ही वर्णन किया गया है, नखशिख वर्णन है। छठी विशेषता क्या हो सकती है, यानी क्या नायिका भेद का चित्रण, यानी क्या नायिका भेद का चित्रण। नायिका भेद का चित्रण। ठीक, और उसके बाद सातवीं यानी क्या सातवीं विशेषता क्या हो सकती है, यानी क्या काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। ठीक, उसके बाद आठवां क्रम क्या, चमत्कार अतिशयता। चमत्कार अतिशयता। और यह भी आपने देखा है, इसी चमत्कार अतिशयता को आपने देखा है क्या, रीतिकाल के पतन के कारण में। ठीक, उसके बाद नौवां क्या हो सकता है, नौवीं विशेषता क्या हो सकती है, नौवीं विशेषता है क्या है, कलात्मकता के प्रति। कलात्मकता के प्रति आग्रह। ठीक, उसी क्रम में 10वीं विशेषता क्या हो सकती है, कवि व आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। कवि व आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। ठीक, उसी क्रम में 11वीं क्या हो सकती है अगली, जो छंद विविधता। छंद विविधता। ठीक, अलग अलग रसों के लिए अलग अलग छंदों का प्रयोग किया गया है, तो यानी छंद विविधता भी देखने को मिली है। देखिए हम देख रहे हैं क्या रीतिकाल की क्या प्रवृत्तियां या विशेषताएं, और पेज नंबर 5 है।
ठीक, जिसमें पहली विशेषता श्रृंगारिकता, वीर रस एवं प्रजा राज प्रशस्ति, लक्षण ग्रंथों की रचना, मुक्तक काव्यों की रचना प्रधानता, नक्शिक वर्णन, नायिका भेद का चित्रण, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग की प्रतिष्ठा, चमत्कार अतिशयता, कलात्मकता के प्रति आग्रह, कवि व आचार्य दोनों, ठीक है, तो दोनों बनने की प्रवृत्ति, छंद विविधता। ठीक, तो अगले पेज में हम देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के क्या अनुसार रीतिकाल का विभाजन। ठीक है, यानी रीतिकाल के कवियों का विभाजन अगले हम पेज में देख रहे हैं इसको। ठीक है, रीतिकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हम देखेंगे पेज नंबर 6 पर। ठीक है, पेज नंबर हम 6 में देखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। ठीक, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार देखेंगे। ठीक, नंबर 6 है, यानी पेज नंबर 6। ठीक, पेज नंबर 6 में हम क्या देखते हैं? पेज नंबर हम 6 में देख रहे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार रीतिकालीन कवियों का विभाजन। ठीक, रीतिकालीन कवियों का क्या विभाजन, किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकालीन कवियों का विभाजन। अब देखिए, रीतिकालीन कवियों का विभाजन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने 3 रूपों में किया है। ठीक है, 3 भागों में किया है, तो तीनों भागों को हम देख लेंगे कौन कौन सा। जिसमें पहला भाग क्या है? पहला है रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि। ठीक, दूसरा क्या किया है इन्होंने? दूसरा क्या? रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि। और तीसरा जो किया है, तीसरा रीति सिद्ध कवि के रूप में, यानी तीसरा जो किया है वह तीसरा कौन है? रीतिबद्ध रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि। ठीक, रीति मुक्त कवि। अब हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों को भी देख लेते हैं, यानी इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं उनको भी हम साथ में देखते चलते हैं। तो देखिए, जैसे इसके अंतर्गत जो पहले कवि आएंगे वो कौन? केशवदास। दूसरे कवि जो हैं वह चिंतामणि। तीसरे कवि इसके अंतर्गत जो आएंगे वो क्या है? महाकवि भूषण। चौथे कवि जो आ जाएंगे क्या? मतीराम। उसी क्रम में अगले जो कवि होंगे वह कौन होंगे? देव हो गए। अगले जो कवि हैं वह कौन है? तो अगले जो कवि हैं वो हैं सोमनाथ। अगले जो कवि हैं वह जो हैं रसग्वाल कवि हैं, ग्वाल कवि। अगले जो कवि हैं उसी में सूरती मिश्र हैं, ठीक है, सूरत मिश्र। अगले कवि उसी क्रम में यानी क्या? रसिक गोविंद हैं, रसिक गोविंद हैं। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है? रसिक गोविंद के बाद तोष हो गए। अगले जो कवि हो गए वह हो गए कौन? पद्माकर। अगले कवि उसी क्रम में जो है पद्माकर के बाद जसवंत सिंह हैं, अगले कवि कौन से हैं? तो अगले जो कवि हैं मंडन मिश्र हैं,
मंडन मिश्र, ठीक, मंडन मिश्र हैं। और शेष इसी में बच रहे हैं, जैसे कुलपति मिश्र, कुमार मणि मिश्री, ठीक। तो इसी में अब क्या रीतिबद्ध कवियों में और बच रहे हैं, तो इनको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। यानी क्या, यानी 14 नंबर पर यहाँ देखिए कौन है, कुमार, ठीक है, यानी कौन है, यानी क्या, कुमार मणि, कुमार मणि हैं। और 15वें स्थान पर हैं, यानी क्या है, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र हैं, जो इसी क्रम में आते हैं, ठीक। यानी कुमार मणि में क्या है, कुमार मणि मिश्र हैं, और उसके बाद मिश्र, और उसके बाद फिर क्या है, कुलपति मिश्र हैं। उसी क्रम में हम देखते हैं किसको, रीति सिद्ध कवियों में। तो रीति सिद्ध कवियों में कौन कौन आते हैं, तो इसमें देखिए पहले जो कवि हैं वह कौन है, बिहारी लाल। पहले कवि कौन है, बिहारी लाल। दूसरे जो कवि हैं वह रसनिधि हैं, रसनिधि। तीसरे कवि हैं उसी क्रम में क्या है, रसनिधि के बाद पजनेश हैं। चौथे हैं उसी क्रम में सेनापति। अगले जो कवि हैं वह कौन है, हठी जी हैं, ठीक। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है, नेवाज। अगले कवि हैं उसी क्रम में कौन, बेनी हैं। अगले कवि कौन है, यानी क्या, नृपशंभु हैं, नृपशंभु। अगले जो कवि हैं वह क्या, वृंद कवि। अगले कवि क्या हैं उसी क्रम में, तो अगले कवि क्या हैं, विक्रमादित्य हैं। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं वह कौन है, राम सहाय दास, ठीक। ये तो हो गए क्या, रीति सिद्ध कवि। उसी में हम देख लेते हैं क्या है, रीतिबद्ध में क्या है, ठाकुर पहले, यानी क्या है, पहले इसके कवि हो जाएंगे कौन, ठाकुर। दूसरे आलम, तीसरे बोधा, चौथे द्विजदेव, और पांचवें हो जाएंगे घनानंद, ठीक। ये हो जाएंगे क्या, घनानंद। यानी जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। देखिए पेज नंबर 6 है, तो पेज नंबर 6 में हम क्या देख रहे हैं, रीतिकाल से संबंधित, यानी ये पेज नंबर 6 है। तो पेज नंबर 6 में हम क्या देख रहे हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकालीन कवियों का विभाजन। तो क्या है, पहला इन्होंने विभाजन किया रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, दूसरा इन्होंने रीति सिद्ध, और तीसरा रीति मुक्त कवि। अब देखिए रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हैं, पहले हैं केशवदास, चिंतामणि, महाकवि भूषण, मतिराम देव, सोमनाथ, ग्वाल कवि, सूरत मिश्र, रसिक गोविंद, तोष, पद्माकर, जसवंत सिंह, मंडन मिश्र, कुमार मणि मिश्र, और कुलपति मिश्र, ठीक। ये तो हो गए कौन, रीतिबद्ध कवि। अब क्या रीति सिद्ध कवि कौन है, तो रीति सिद्ध है कवि हैं बिहारी लाल, रसनिधि, पजनेश, सेनापति, हठी जी, नेवाज, बेनी, नृपशंभु, और उसके बाद वृंद कवि विक्रमादित्य, राम सहाय दास, ठीक। उसी क्रम में अगले क्या है, रीति मुक्त कवि हैं। तो रीति मुक्त में ठाकुर, आलम, बोधा, द्विजदेव, घनानंद। और घनानंद इसके क्या है, प्रवर्तक हैं। इसके क्या है, रीति सिद्ध, यानी क्या, रीति मुक्त कवि के, रीति मुक्त की जो है प्रवर्तक कौन, तो घनानंद। उसी प्रकार क्या है इसके, यानी रीति सिद्ध के प्रवर्तक कौन, बिहारी लाल, ठीक। और रीति क्या, रीतिबद्ध के, यानी क्या, रीतिबद्ध के प्रवर्तक कौन, तो केशवदास हैं, ठीक। यानी क्या, केशवदास कौन है, प्रवर्तक हैं। उसके बाद बिहारी लाल भी प्रवर्तक हैं, किसके, रीति सिद्ध के, ठीक। यानी क्या, रीतिबद्ध के प्रवर्तक केशवदास, रीति सिद्ध के प्रवर्तक क्या, बिहारी लाल, रीति मुक्त के प्रवर्तक घनानंद, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यानी क्या, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकालीन कवियों का विभाजन देखा, ठीक। तो अगले पेज नंबर 7 में हम क्या देखेंगे, यानी क्या है कि रीतिकालीन कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। तो पेज नंबर 7 होगा, यानी रीतिकालीन कवि एवं उनकी
रचनाएं देखेंगे। ठीक, तो यानी पेज नंबर 7 पर हम देखेंगे रीतिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। तो प्रिय मित्र एवं विद्यार्थीगण, यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस पर अपना यानी क्या है संख्या रूपी सहयोग बढ़ाने का भी यानी क्या है यानी संख्या रूपी प्रभाव को बढ़ाने का भी जो है सहयोग करें। ठीक, तो आइए हम अगले पेज में पेज नंबर 7 में देखते हैं। क्या पेज नंबर हम 7 में देखेंगे कि रीतिकालीन यानी क्या रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक, तो इसको हम पेज नंबर 7 में देखेंगे। ठीक, उसी पेज नंबर 7 में तो हम पहले कवि के रूप में ले रहे हैं किसको, पहले कवि के रूप में पहले हेडिंग डाल लेते हैं कि रीति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं ठीक, उनकी हम क्या रचनाएं, उन्हीं की इन जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं उन्हीं की हम क्या देखेंगे रचनाएं। तो इसमें पहले कवि हम किसको ले रहे हैं, केशवदास को, जो रीतिबद्ध के प्रवर्तक माने जाते हैं, केशवदास। ठीक, और इनको हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, यानी इनको हिंदी में क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक, कठिन काव्य का प्रेत भी किसको कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है। अब इनका देखिए जन्म कब हुआ था, इसको थोड़ा हम क्या इनके बारे में थोड़ा डीपली देख लेते हैं। इनका जन्म 1555 यानी 1555 ईस्वी में, यानी क्या 1555 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। ठीक, और इनका निधन कब हुआ था, निधन भी आप जान लीजिए। निधन, इनका निधन जो है वह 1617 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में। अब इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी रचनाएं हम थोड़ा देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जो मोस्ट हैं। ठीक, जैसे पहली इनकी रचना है रामचंद्रिका। ठीक, रामचंद्रिका। उसके बाद दूसरी रसिक प्रिया, तीसरी कवि प्रिया। चौथी रचना क्या है, चौथी इनकी रचना, चौथी जो है रत्न बावनी। पांचवी इनकी रचना यानी जो है वीर सिंह। ठीक, वीर सिंह देव चरित्र। और पांचवी इनकी रचना है जो है छंदमाला। उसी क्रम में अगली जो है नखशिख, छठी रचना नखशिख। सातवीं रचना जो है विज्ञान गीता। और आठवीं जो रचना है वह जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका। ये तो हो गए। दूसरे जो कवि हैं वो कौन है, महाकवि भूषण। ठीक, दूसरे कवि कौन, महाकवि भूषण। अब महाकवि भूषण का जन्म कब हुआ था, तो देखिए महाकवि भूषण का जो जन्म है, यह इनका जन्म जो है यानी 1613 ईस्वी को तिकवा कानपुर
उत्तर प्रदेश। ठीक। निधन 1715 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में। ठीक। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे इनकी पहली रचना कौन सी, अलंकार प्रकाश, अलंकार प्रकाश। दूसरी इनकी रचना कौन सी है, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। तीसरी रचना यानी क्या, शिवा बावनी, शिवा बावनी। ठीक। चौथी रचना कौन सी है, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। पांचवी इनकी रचना कौन सी है, यानी पांचवी रचना क्या, भूषण उल्लास, यानी क्या, भूषण उल्लास। और भूषण उल्लास। सातवीं इनकी रचना क्या है, दूषण उल्लास, दूषण उल्लास। ठीक। और यानी क्या है, सॉरी, यहाँ पर 4 5 6, सातवीं नहीं होगी, 6 होगी। ठीक। यानी यहाँ पर 6 होगा, यानी दूषण उल्लास। उसके बाद फिर क्या, सातवीं इनकी रचना है भूषण हजारा। सातवीं रचना कौन सी है, भूषण हजारा। और आठवीं इनकी रचना जो है वह है क्या, छंदो हृदय प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। ठीक। ये तो थे क्या, यानी ये पेज नंबर 7 है रीतिकाल के उसी क्लास के क्रम में। और हम यहाँ पर देख रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। जैसे इसमें हम पहले किसको देख रहे हैं, केशवदास को, और दूसरे महाकवि भूषण को। तो देखिए, केशवदास को हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनका जन्म 1555 को ओरछा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, निधन उनका 1617 में। रचनाएं इनकी कौन सी हैं, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाला, नक्शिक, विज्ञान गीता, और उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका। दूसरे कवि हैं महाकवि भूषण। इनका जन्म 1613 में टिकवा, यानी क्या, तिकवा कानपुर उत्तर प्रदेश। और इनका निधन कब हुआ था, 1715 में। इनकी जो रचनाएं, अलंकार प्रकाश, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। अब हम पेज नंबर 8 में देखेंगे, यानी पेज नंबर 8 में, यानी जो बचे हुए शेष कवि हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, कि पेज नंबर 8 में और कौन कौन से कवि हैं। पेज नंबर 8 में देखते हैं कि पेज नंबर 8 में और शेष कौन कौन से कवि बचे हैं। तो उन कवियों को हम देख लेते हैं जो शेष अभी कवि बचे हैं, कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक। और कवि कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं पेज नंबर 8 में। ठीक, कि कौन कौन से कवि हैं। अब देखिए, अगले जो कवि हैं, तीसरे कवि हैं, वह हैं भिखारी दास। तीसरे कौन कौन से कवि हैं, तीसरे कवि हैं भिखारी दास। ठीक, तीसरे कवि हैं भिखारी दास। अब इनकी केवल हम रचना देखेंगे, इनका जन्म काल नहीं देखेंगे। ठीक। इनकी जो पहली रचना है, यानी इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी रचनाएं भी हम देख, जैसे इनकी पहली रचना कौन सी है, रस सारांश, रस सारांश। दूसरी रचना इनकी है शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी। खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी नहीं होगा, ये दूसरों की रचना है, इनकी नहीं है। ठीक है, शतरंज सातिका, सतिका होगी। ठीक है ना, शतरंज सतिका। और तीसरी इनकी है छंदो रणव, छंदो रणव पिंगल, छंदो पिंगल। ठीक।
और चौथी इनकी रचना है वह कौन सी है? काव्य काव्य निर्णय, काव्य निर्णय। और पांचवी रचना है श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय। छठी इनकी रचना है शब्द नाम प्रकाश, शब्द नाम प्रकाश। उसी क्रम में सातवीं इनकी रचना है विष्णु पुराण भाषा। ठीक, ये तो थी क्या भिखारी दास की रचनाएं। उसके बाद अगले कवि हम चौथे कवि के रूप में किसको देखेंगे? रसिक गोविंद को देख लेते हैं। ठीक, यानी रसिक गोविंद। रसिक गोविंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रसिक गोविंद, रसिक गोविंद की रचनाएं कौन सी हैं? तो देखिए रसिक गोविंद की रचनाएं हैं, यानी इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं, उसको भी हम साथ में देखते चलते हैं। रसिक गोविंद की इनकी पहली रचना जो है वह है रामायण सूचिका, रामायण सूचिका। इनकी प्रथम रचना क्या है? रामायण सूचिका। दूसरी इनकी रचना क्या है? कलिजुग रासो, कलिजुग रासो। तीसरी इनकी रचना है वह कौन सी है? पदावली, पदावली, पदावली विद्यापति की भी रचना है। उसी क्रम में चौथी इनकी जो रचना है वह क्या है? अष्टप्रदेश, अष्टदेश, अष्टदेश भाषा, अष्टदेश भाषा। अगली जो रचना है वह रसिक गोविंद, रसिक गोविंद। अगली जो रचना है वह कौन सी है? समय प्रबंध, समय प्रबंध। अगली रचना युगल रस माधुरी, युगल रस माधुरी, युगल रस माधुरी। ये क्या है? रसिक गोविंद की रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं सोमनाथ की रचनाएं, यानी पांचवें कवि के रूप में किसको? सोमनाथ, सोमनाथ को देख लेते हैं। ठीक है, सोमनाथ की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सोमनाथ की रचनाएं, इनकी भी रचनाएं हम देख लेते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं। तो इनकी पहली जो रचना है वह कौन है? रस पीयूष निधि, रस पीयूष निधि। दूसरी इनकी रचना है श्रृंगार विलास। तीसरी इनकी रचना है कृष्ण लीलावली, कृष्ण लीलावती, लीलावती, कृष्ण लीलावती। और चौथी इनकी रचना जो है वह पंचाध्यायी, पंचाध्यायी, पंचाध्यायी। और पांचवी इनकी रचना जो है सुजान विलास, सुजान विलास। और छठी इनकी रचना है माधव विनोद, माधव विनोद। ठीक, यानी क्या है? ये छठी रचना है और पेज नंबर ये 8 है। पेज नंबर 8 पर हम देख रहे हैं भिखारी दास को। भिखारी दास की रचना क्या है? रस, देखिए भिखारी दास की रचना क्या है? रस सारांश, शतरंज सातिका, सतिका, छंदोरणव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा। ठीक, ये तो थी क्या? भिखारी दास की। उसके बाद अगले 5 यानी चौथे कवि हैं क्या? रसिक गोविंद। इनकी रचना है रामायण सूचिका, कलिजुग रासो, पदावली, अष्टदेश भाषा, रसिक गोविंद, समय प्रबंध, युगल रस माधुरी। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं क्या? सोमनाथ हैं। सोमनाथ की रचनाएं हैं रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, पांचाध्यायी, सुजान विलास, माधव विनोद। ठीक, तो अब हम पेज नंबर 8 में देखे थे। अब हम पेज नंबर 9 में किसको देखेंगे? जो है शेष बचे हुए जो हैं उनको हम पेज नंबर 9 में देख रहे हैं। ठीक, तो पेज नंबर 9 में कौन कौन से भी कवि बच रहे हैं उसको हम देख लेते हैं कि पेज नंबर 9 में शेष जो मोस्ट हैं
कौन कौन से कवि हैं जो अभी बच रहे हैं। ठीक, यानी हम यहाँ पर 5 कवियों को देखा और शेष अभी कुछ ऐसे कवि मोस्ट हैं जो बच रहे हैं और उनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, यानी उनकी रचनाएं, जैसे अब हम छठे कवि के रूप में देखेंगे देव कवि को। छठे कवि के रूप में किसको देखेंगे? तो छठे कवि के रूप में हम देखेंगे देव कवि, देव कवि को। ठीक है ना, देव कवि को देख रहे हैं। अब इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनकी भी रचनाएं साथ में देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो देखिए इनकी पहली रचना कौन है? भामिनी विलास। पहली रचना, इनकी पहली रचना जो है वह कौन सी है? भामिनी विलास, भामिनी विलास। दूसरी रचना इनकी कौन है? भाव विलास, भाव विलास। तीसरी रचना देव चरित्र, देव चरित्र। चौथी रचना प्रेम तरंग, प्रेम तरंग। उसी क्रम में अगली जो है 5वीं रचना इनकी क्या है, यानी क्या है? पावस विलास, पावस विलास। उसी क्रम में अगली जो इनकी रचना है वह प्रेम दर्शन है, प्रेम दर्शन। ठीक, प्रेम दर्शन। ये तो थे देव कवि। अगले जो कवि हैं उनको हम देख लेते हैं 7वें कवि के रूप में, यानी कौन है? चिंतामणि है। ठीक, यानी चिंतामणि को हम देखते हैं, चिंतामणि। ठीक, चिंतामणि को अगले कवि के रूप में देखते हैं। अब देखिए चिंतामणि की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी भी रचनाएं हम देखते हैं कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं चिंतामणि की। तो चिंतामणि की एक रचना क्या है? रस विलास, रस विलास। दूसरी इनकी रचना जो है छंद विचार माला, छंद विचार पिंगल, छंद विचार पिंगल। ठीक, यानी क्या है? छंद विचार पिंगल। और तीसरी इनकी रचना कौन सी है? श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। ठीक, और अगली उसी क्रम में जो रचना है वह कौन सी है? कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु। ठीक, कवि कुल कल्पतरु, कल्पतरु आधा पहल, ठीक ला होगा, कल्पतरु। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह कौन सी है? वह कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र। अगली रचना कौन सी है? वह कौन सी है? काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट की भी रचना है जो संस्कृत में है। ठीक, उसके बाद अगली जो रचना है वह कौन सी है? रामायण, रामायण। उसी क्रम में अगली रचना जो है कवित्व विचार है, कवित्व विचार, कवित्व विचार। उसके बाद अगली रचना है काव्य विवेक, काव्य विवेक। उसी क्रम में अगली इनकी रचना क्या है? 10वीं रचना क्या? रामस्वमेघ, रामस्वमेघ। ठीक, ये थी। अब देखते हैं प्रताप शाही को, यानी क्या? प्रताप शाही की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो प्रताप शाही की हम 2-3 रचनाएं देख लेंगे, और हैं तो इनकी लगभग मान के चलो यानी 6 रचनाएं, लेकिन हम केवल 2-4 जो मोस्ट हैं वही देखेंगे। प्रताप शाही, प्रताप शाही। ठीक, अगले कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं? प्रताप शाही। अब प्रताप शाही की रचनाएं हम देखते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं प्रताप शाही जी की? तो प्रताप शाही की पहली रचना है व्यंग्यार्थ कौमुदी, मोस्ट है, व्यंग्यार्थ कौमुदी मोस्ट। ठीक, दूसरी इनकी रचना अलंकार चिंतामणि, अलंकार चिंतामणि।
ठीक। उसी में काव्य विनोद, काव्य विनोद। अगली रचना क्या रस चंद्रिका, चौथी इनकी क्या है रस चंद्रिका, रस चंद्रिका है। और पांचवी रचना कौन सी है, रत्न चंद्रिका, रत्न चंद्रिका। ठीक। और भी इनकी रचना है जैसे श्रृंगार मंजरी है या जयसिंह प्रकाश है, यानी क्या छठी हम देख लेते हैं क्या श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी। और उसके बाद सातवीं इनकी रचना जो है वह कौन सी है, जयसिंह प्रकाश, जयसिंह प्रकाश। ठीक, जयसिंह प्रकाश, ये इनकी अंतिम रचना। ठीक। तो ये तो था पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर हम क्या है रीतकालीन प्रमुख कवि में एवं उनकी रचनाओं के क्रम में हम देव कवि को देख रहे हैं, जिनकी रचना क्या भावनी विलास, भाव विलास, देवचरित, प्रेम तरंग, पावस विलास, प्रेम तरंग। अगले चिंतामणि है सातवें कवि के रूप में, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, रामायण, कवि क्या कवित्व विचार, काव्य विवेक, और क्या है रामस्वामेघ। ठीक। उसी में अगले जो कवि हैं प्रताप शाही हैं, प्रताप शाही की व्यंग्यार्थ कौमुदी, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, यानी क्या काव्य विनोद। उसके बाद रस चंद्रिका, रत्न चंद्रिका, श्रृंगार मंजरी और जयसिंह। अब यहाँ पर देखो श्रृंगार मंजरी इनकी भी रचना है और श्रृंगार मंजरी इनकी भी रचना है। अब ये तो विकल्प के में जो आएगा उसी के अनुसार ये किया जाएगा। ठीक है। अगले कवि के रूप में हम देखेंगे किसको, पेज नंबर 10 में, यानी पेज नंबर 10 में हम देखेंगे जो है पद्माकर जी को देखेंगे कि पद्माकर जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक। तो यानी पेज नंबर 10 है, उसी क्रम में क्या कौन सा है, तो ये पेज नंबर 10। अब पेज नंबर 10 में हम देखेंगे यानी क्या पहले क्या है कि 8 की यानी क्या 9वें कवि के रूप में हम पेज नंबर 10 में देखेंगे किसको, तो पद्माकर को देखेंगे कि पद्माकर की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक। तो पेज नंबर 10 में देखेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और क्या है ज्ञानवर्धक और आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी यानी क्या है क्लास वाइज वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। इसलिए आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को आप सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन बटन भी यानी दबाना ना भूलिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सूचित भी करके कर दे कि जिससे कि आप उसको आसानी से देख सकें। ठीक। तो आइए हम यानी क्या है उसी कवि के क्रम में हम देखते हैं किसको, यानी 9वें कवि के रूप में किसको देखते हैं, तो पद्माकर को देखते हैं। किसको, पद्माकर को। ठीक, पद्माकर को हम देख रहे हैं। अब हम पद्माकर को देखते हैं तो पद्माकर की जो रचना है वह कौन सी है, पद्माकर की जो रचनाएं हैं उसको हम देख लेते हैं। पद्माकर की रचनाएं कौन सी हैं, तो इनकी पहली रचना जो है वह है जगत विनोद, जगत विनोद। दूसरी इनकी रचना कौन सी है, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा। तीसरी इनकी रचना कौन सी है, गंगा लहरी, गंगा लहरी। चौथी इनकी रचना कौन सी हो सकती है, तो चौथी इनकी रचना है राम रसायन, राम रसायन। पांचवी इनकी रचना कौन सी हो सकती है, कली पच्चीसी, कली पच्चीसी, कली पच्चीसी। और छठी इनकी रचना हो सकती है हितोपदेश का अनुवाद, हितोपदेश का अनुवाद, हितोपदेश का अनुवाद जो इनकी रचना है। ठीक। अब उसी क्रम में हम अगले जो कवि हैं रसलीन को देख लेते हैं, यानी क्या 10वें कवि हैं कौन, रसलीन। रसलीन की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो रसलीन की भी रचनाएं हम देख लेते हैं। ठीक, रचनाएं इनकी कौन सी रचनाएं हैं, इनकी भी रचनाएं देखते हैं। रसलीन की इनकी केवल 2 रचना, एक अंग दर्पण है। पहली इनकी रचना कौन सी है, अंग दर्पण,
और दूसरी इनकी रचना कौन सी है? रस प्रबोध। रस प्रबोध, रस प्रबोध। उसके बाद अगले जो कवि हैं ग्वाल कवि, ठीक, 11वें कवि के रूप में ग्वाल कवि हैं, ग्वाल कवि। ठीक, ग्वाल कवि की हम रचना देख लेते हैं कौन सी है। यानी ग्वाल कवि की रचनाएं कौन सी हैं, इनकी भी रचनाएं देखते चलते हैं। ग्वाल कवि की जैसे इनकी पहली जो रचना है भक्त भावना, ठीक, भक्त भावन, ठीक, भक्त भवन भावन सॉरी भक्ति भावन। दूसरी इनकी रचना क्या है? रसिकानंद, रसिकानंद। तीसरी इनकी रचना कौन सी है? रस तरंग, रसरंग सॉरी रसरंग। और अगली जो रचना है चौथी वह है क्या? दूषण दर्पण, दूषण दर्पण। ठीक, अगली रचना इनकी क्या है? चौथी, उसी क्रम में चौथी जो है राधा, राधा माधव, राधा माधव मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन। पांचवी जो है वह क्या है? कवि दर्पण, कवि दर्पण। और छठी इनकी रचना है रसरूप, रसरूप। सातवीं इनकी रचना है उसी क्रम में वह क्या है? दृग शतक, दृग शतक। ठीक, उसी में अगले जो कवि हैं वह कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं इसी पेज में। वह कौन है? बेनी प्रवीण, बेनी प्रवीण जी हैं। बेनी प्रवीण की हम 3 रचना उसको भी इसी में देख लेते हैं कि बेनी प्रवीण की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी भी रचनाएं हम देख लेते हैं कौन सी हैं इसी पेज में। इनकी पहली जो रचना है वह नवरस तरंग है, नवरस तरंग, नवरस तरंग। दूसरी इनकी रचना है नाना राव, नाना राव प्रकाश। ठीक, और तीसरी रचना इनकी कौन सी है? तीसरी इनकी जो रचना है वह है श्रृंगार, श्रृंगार भूषण। ठीक है, श्रृंगार भूषण। ठीक, तो हम पेज नंबर 10 में क्या देखें? पद्मा क्या है? रीतकालीन प्रमुख कवियों में पद्माकर को देखें और इनकी रचना जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, कली 25, हितोपदेश का अनुवाद। रसलीन को देखें उसी क्रम में, यानी अगले कवि रसलीन, इनका अंग दर्पण, रस प्रबोध। अगले कवि के रूप में ग्वाल कवि को देखें जिनकी रचना भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, दूसर दर्पण, राधा माधव मिलन, कवि दर्पण, रसरूप और दृग शतक। अगले कवि के रूप में बेनी प्रवीण को देखें जिनकी रचना नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश और श्रृंगार भूषण है। ठीक, उसी क्रम में हम पेज नंबर 11 पर किसको देखें? यानी क्या पेज नंबर 11 पर हम देखेंगे सुखदेव मिश्र और क्या मतीराम को। तो पेज नंबर 11 पर, ठीक, उसी क्रम में पेज नंबर 11 पर हम 2 और कवि हैं जो मोस्ट हैं उनको हम पेज नंबर 11 पर देख लेते हैं। और शेष कुछ और, यानी कि इन 2 कवियों के अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, उनको भी हम अगले पेज में देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगले पेज में हम जो है किसको देख रहे हैं? तो अगले पेज में हम देख रहे हैं, यानी पेज नंबर 11 है तो पेज नंबर 11 में हम देख रहे हैं किसको? कवि हैं 13वें, तो सुखदेव, सुखदेव मिश्र। किसको देख रहे हैं? सुखदेव मिश्र को देख रहे हैं। ठीक है, यानी अगले कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं? तो अगले कवि के रूप में हम देख रहे हैं किसको? सुखदेव मिश्र को देख रहे हैं। ठीक, यानी सुखदेव मिश्र को देख रहे हैं। अब सुखदेव मिश्र की रचनाएं कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं। ठीक, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिए सुखदेव मिश्र के रूप में हम देख रहे हैं कवि को, तो यानी इनकी रचना क्या है? इनकी रचना है, पहली इनकी रचना जो है वृत्त विचार। इनकी पहली रचना वृत्त विचार, वृत्त विचार,
पहली रचना इनकी वृत्त विचार। दूसरी इनकी रचना आध्यात्म प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश। तीसरी इनकी रचना छंद विचार, छंद विचार। चौथी इनकी रचना उसी क्रम में श्रृंगार लता, श्रृंगार लता। ठीक, अगली जो इनकी क्या है रचना है उसको हम छोड़ते हैं, बस केवल जो मोस्ट है वही उतना समझ लीजिए। और क्या यही इतने मोस्ट थे। उसके बाद अगले जो कवि हैं वह कौन से हैं, मतीराम हैं। अगले जो कवि हैं कौन, मतीराम। अगले कवि के रूप में हम किसको देख रहे हैं, मतीराम को देख रहे हैं। अब मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी इनकी भी रचनाएं हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं मतीराम जी की, प्रतापगढ़ वाले। ठीक, अब इनकी जो पहली रचना है वह कौन सी है, फूल मंजरी, फूल मंजरी। दूसरी इनकी रचना ललित ललाम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ललित ललाम, ललाम। तीसरी इनकी रचना रसराज, रसराज। चौथी इनकी रचना जो है वह कौन सी है, अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह कौन सी है, मतीराम सतसई, मतीराम सतसई, मतीराम सतसई। अगली रचना क्या है इनकी, वह कौन सी है, वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी, वृत्त कौमुदी है। उसी क्रम में अगली जो इनकी रचना है वह कौन सी है, साहित्य सार। अगली रचना लक्षण श्रृंगार, लक्षण श्रृंगार। ठीक, अगली रचना वह कौन सी है, छंद सार, छंद सार संग्रह। ठीक, छंद सार संग्रह। ये तो थे क्या है, पेज नंबर 11 में सुखदेव मिश्र जिनकी रचना वृत्त विचार, अध्यात्म प्रकाश, छंद विचार, श्रृंगार लता। अगले कवि मतीराम, मतीराम की फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचाशिका, मतीराम सतसई, वृत्त कौमुदी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार और छंद विचार, वो छंद सार संग्रह। ठीक, अगले हम 12वें पेज पर देखेंगे जो है, यानी 12वें पेज के रूप में अन्य 12 होगा। उस पेज नंबर 12 पर हम किसको देखेंगे, बिहारी लाल को देखेंगे, यानी क्या है अगले कवि के रूप में बिहारी लाल को देखेंगे। ठीक है, अब 2-4 कवि और शेष बचे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रीतिकाल के, तो हम इनको इसी क्लास में ही देखेंगे, इसके लिए अन्य क्लास की आवश्यकता ना पड़े। तो देखिए अगले कवि के रूप में हम देखते हैं किसको, यानी जो है वह कौन है, बिहारी लाल, बिहारी लाल। ठीक, बिहारी लाल को देख रहे हैं। अब देखिए बिहारी लाल का थोड़ा हमें क्या देख लेते हैं, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1595 ईस्वी को। ठीक, गोविंदपुर, गोविंदपुर बसुआ ग्वालियर, बसुआ ग्वालियर, ग्वालियर में, बसुआ कहाँ, ग्वालियर में। ठीक, निधन भी कब हुआ था, निधन भी देख लेते हैं इनका निधन। इनका जन्म देखे तो निधन क्या 1663 में ईस्वी में। ठीक, पिता इनके कौन थे, केशव राय, पिता केशव राय, केशव राय। और ये रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक, और ये कौन से हैं, रीति सिद्ध कवि भी हैं, कौन, बिहारी लाल जी। ठीक, अब देखिए इनके आश्रयदाता कौन थे, इनके ये किस आश्रयदाता के यहाँ रहते थे, तो आश्रयदाता इनके कौन थे, तो पहले तो इनके शाहजहाँ थे आश्रयदाता। ठीक, पहले कौन थे, तो पहले जो थे वो कौन, शाहजहाँ, शाहजहाँ थे।
बाद में जो है कौन बन गए थे, तो मिर्ज़ा जयसिंह, मिर्ज़ा राजा जयसिंह, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। बाद में इनके जो आश्रय बने वो कौन बने, यानी किस राजा के आश्रय, तो क्या 1633 ईस्वी में, 1633 ईस्वी में ये किसके क्या दरबारी कवि बने, तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के कवि बने। ठीक, अब इनकी एक रचना है केवल, बस इनकी रचनाएं केवल क्या है, एक है, वह कौन है, बिहारी सतसई, बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ इतिहासकार यानी क्या 713 दोहे मानते हैं कुछ, ठीक है ना, 713 दोहे मानते हैं, तो कुछ क्या है 719 मानते हैं, 19 दोहे। ठीक, अगर 713 ना हो तो 719 पर लगाएंगे, अगर 719 ना हो तो 713 पर लगाएंगे। ठीक, ये क्लियर। उसके बाद अगले कवि के रूप में हम किसको देख लेते हैं, 15वें कवि के रूप में सेनापति को देखते हैं। ठीक, सेनापति की दो रचना है, उनको देख लेते हैं। कौन, सेनापति, सेनापति हैं, तो सेनापति की कौन सी, यानी इनकी क्या है, इनकी दो रचना, एक है क्या कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर, और दूसरे कवि कौन है, ओ दूसरी रचना क्या काव्य कल्प द्रुम, काव्य कल्प द्रुम। ठीक, तो ये तो थे क्या, यानी सेनापति, यानी क्या पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12 में हम किसको देखें, बिहारी लाल को, यानी रीतकालीन कवियों में। तो यानी क्या इनका जन्म क्या है 1595 को गोविंदपुर बसुआ ग्वालियर में हुआ था, और इनका निधन 1663 में। पिता का नाम केशवराव, और क्या रीति सिद्ध प्रवर्तक कवि थे। आश्रयदाता इनके कौन थे, तो ये पहले राजा क्या शाहजहाँ के थे, बाद में क्या है 1633 में क्या जयसिंह के दरबारी कब बन गए। उसके बाद इनकी रचनाएं बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे कुछ इतिहासकार मानते हैं और कुछ 719 मानते हैं। ठीक, उसी क्रम में क्या है अगले जो क्या कवि हैं 16वें, वो सेनापति हैं, इनकी रचना कवित रत्नाकर काव्य कल्प द्रुम है। अगले पेज में हम देखेंगे, यानी पेज नंबर 13 में, पेज नंबर 13 में शेष कुछ और भी इम्पोर्टेंट कवि बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे पजनेश हैं, घनानंद हैं, ठाकुर हैं, आलम हैं, बोधा हैं, उनकी भी कुछ रचनाएं हम देखते हैं कि अगले कौन से कवि जो है रीतिकाल में आएंगे और वो आ करके अपने साहित्य को अमर किए, अपने कृतित्व से यानी साहित्य में अमर बने हैं, वो कौन कौन से कवि हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जैसे अगले जो कवि हैं, यानी वह कौन है 17वें कवि के रूप में आप मान के चलिए रसनिधि, रसनिधि, रसनिधि कवि हैं। ठीक, अब इनकी रचना हम देखते हैं कौन सी है, इनकी रचना है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना कौन सी है, जैसे रतन हजारा, रतन हजारा दूसरी इनकी रचना है, ये पहली रचना थी। दूसरी इनकी रचना विष्णु पद कीर्तन, विष्णु पद कीर्तन। तीसरी इनकी रचना है 12 मासा, 12 मासा। ठीक, वैसे मूल रचना 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी की है। चौथी इनकी रचना है हिंडोला, हिंडोला, हिंडोला का मतलब झूला। ठीक, हिंडोला। और पांचवी इनकी रचना जो है वह है गीति संग्रह। ठीक, कौन सी है, गीति संग्रह, गीति संग्रह। छठी इनकी रचना है रसनिधि, रसनिधि सागर। और सातवीं इनकी रचना है अरिल, अरिल। ठीक, अगले जो कवि हैं, यानी अगले कवि के रूप में हम किसको, यानी क्या नृपशंभु को ले लेते हैं। अगले कवि के रूप में किसको, नृपशंभु, नृपशंभु है, नृपशंभु। ठीक, अब नृपशंभु की
कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो इनकी 4 या 5 रचनाएं जो मोस्ट हैं वही देखते हैं। जैसे इनकी पहली रचनाएं कौन सी है, रचनाएं हम देख लेते हैं इनकी पहली रचना के रूप में हम देखते हैं किसको, नखशिख। दूसरी रचना के रूप में 7 शतक। तीसरी रचना के रूप में नायिका भेद। और चौथी रचना बुद्ध शतक है, बुद्ध शतक। ठीक, बुद्ध शतक। अगले कवि के रूप में हम क्या ले लेते हैं, अगले कवि के रूप में लेते हैं यानी जो है नेवाज को ले लेते हैं। ठीक है, किसको, यानी क्या है, यानी जो है, या पहले हम कृष्ण कवि को ले लेते हैं, कृष्ण कवि। ठीक, कृष्ण कवि की एक रचना हम देखेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वह है इनकी एक रचना है, रचना इनकी केवल एक है, वह कौन सी है, वह है कौन, विदुर प्रजागर। विदुर प्रजागर, बस। ठीक, अगले जो कवि हैं, यानी अगले कवि के रूप में हम देखते हैं किसको, अगले कवि के रूप में देखते हैं नेवाज को। नेवाज की रचना हम देख लेते हैं। नेवाज की एक रचना है, यानी इनकी केवल एक रचना हम देखते हैं, इनकी केवल एक रचना है, वह कौन सी है, शकुंतला नाटक। शकुंतला, ठीक है ना, शकुंतला नाटक। ठीक, शकुंतला नाटक। उसी क्रम में हम अगले कवि के रूप में जो है पजनेश को देख लेते हैं। ठीक, यानी नेवाज के बाद अगले कवि के रूप में किसको देखते हैं, 21वें में पजनेश को देखते हैं। ठीक, और पजनेश की जो रचनाएं हैं वो 4 हैं, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली इनकी जो रचना है पजनेश की, यानी क्या है, इनकी पजनेश की जो रचना पहली है वह क्या, पजनेश पचासा। दूसरी इनकी रचना है पजनेश प्रकाश। तीसरी इनकी रचना है मधुर प्रिया। और चौथी इनकी रचना है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं, पजनेश की चौथी जो रचना है वह कौन सी है, नखशिख। ठीक, चौथी रचना पजनेश की। अब अगले पेज में, पेज नंबर 14 में हम देखेंगे, पहले इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पेज नंबर 14 में हम देखेंगे, ठीक है, यानी ये पेज नंबर अभी 13 था, तो पेज नंबर 13 में हमने किसको देखा, रसनिधि को देखा। इनकी रचना रत्न हजारा, विष्णुपद कीर्तन, 12 मासा, हिंडोला, गीत संग्रह, रसनिधि सागर, अरिल नृपशंभु को देखा। नखशिख, क्या 7 शतक, नायिका भेद, बुद्ध शतक, कृष्ण कवि को देखा, विदुर प्रजागर। नेवाज को देखा हमने, शकुंतला नाटक। और पजनेश को देखा, पजनेश पचासा, पजनेश प्रकाश, मधुर क्या प्रिया और नखशिख। ठीक, अगले और अंतिम मान के चलिए पेज हो सकता है कि पेज नंबर 14 होगा, तो पेज नंबर 14 में हम किसको देखेंगे, यानी क्या है, अब हम देखेंगे घनानंद को, जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हम देखेंगे किसको, घनानंद को। तो घनानंद की हम केवल रचना देखेंगे। ठीक है, घनानंद की क्या हम देखेंगे, केवल रचनाएं देखेंगे। इनके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इनकी रचनाएं हम देख लें, क्योंकि जैसे इनका एक जो रचना है सुजान सागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे अगले जो कवि हैं वह 23वें कवि के रूप में घनानंद। ठीक, कौन है, घनानंद। अब घनानंद की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसको हम देखते हैं, रचनाएं घनानंद की। ठीक, जो अपनी प्रेमिका सुजान नर्तकी के नाम पर लिखा था, वह थी कौन, सुजान सागर। दूसरी इनकी रचना है घनानंद कबित।
तीसरी इनकी रचना है प्रेम पत्रिका, प्रेम पत्रिका। चौथी इनकी रचना है विरह लीला, विरह लीला। पांचवी रचना इनकी क्या है? कृपाकंद, कृपाकंद। और छठी इनकी रचना है वियोग बेली, वियोग बेली। अगली जो रचना इनकी सातवीं है वह कौन सी है? रस केली बल्ली, रस केली बल्ली, ठीक, बल्ली, रस केली बल्ली। उसी क्रम में अगली जो इनकी रचना है वह है इश्क लता, इश्क लता। ये मोस्ट है, ठीक, ये मोस्ट है इश्क लता, ठीक। उसके बाद अगली जो रचना है इनकी वह कौन सी है? लोकसार, लोकसार। अगली इनकी रचना जो है सुजान हित है, सुजान हित। अगली उसी सुजान हित, अगली इनकी रचना जो है वह कौन सी है? प्रीति प्रेम पद, प्रीति है, प्रीति है। अगली इनकी रचना जो है प्रेम पद्धति है, प्रेम पद्धति। अगली इनकी रचना 13वीं रचना इनकी कौन सी है? वह कौन सी है? प्रेम पहेली है, प्रेम पहेली। अगली प्रीति पावस है, यहाँ पर थोड़ा इसको और बढ़ा लीजिएगा, प्रीति पावस, यहाँ पर प्रीति पावस, पावस होगा, ठीक। उसके बाद प्रेम पहेली है। उसके बाद अगली जो इनकी रचना है वह कौन सी है? वह है यमुना यस, यमुना यस, ठीक। ये तो थे कौन? घनानंद, जिनकी रचना सुजान सागर, घनानंद कवित, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, कृपाकंद, वियोग बेली, रस केली बल्ली, इश्क लता, लोकसार, सुजान हित, प्रीति पावस, प्रीति पावस और प्रेम पद्धत, प्रेम पहेली और यमुना यश। अगले कवि के रूप में हम देखते हैं ठाकुर को। अगले कवि के रूप में हम किसको देखते हैं? ठाकुर को देखते हैं। यानी क्या अगले कवि के रूप में हम देखेंगे 24वें कवि के रूप में बोधा को देख लेते हैं। किसको? बोधा को, ठीक, बोधा को। इनकी जो रचना है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इनकी रचनाएं जैसे हैं, बोधा की पहली जो रचना है वह है इश्कनामा, इश्कनामा। जैसे उनकी इश्क लता है तो ऐसे इनकी इश्कनामा है। दूसरी इनकी विरह वारिस, विरह वारिस, ठीक, विरह वारिस। उसी क्रम में अगले जो कवि हैं उनको हम देखते हैं, यानी ठाकुर हैं। तो ठाकुर की रचनाएं हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। ठाकुर, ठीक, ठाकुर की रचनाएं कौन सी हैं? तो ठाकुर की रचनाएं हम देखते हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं, ठीक। ठाकुर की रचनाएं, इनकी पहली रचना है ठाकुर ठसक, ठाकुर ठसक। दूसरी इनकी रचना है ठाकुर शतक, ठीक। अगले जो कवि हैं उनको हम अगले पेज में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। पहले एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, रीतिकालीन कवियों में ये 14वां यानी पेज है, 14 संख्या है पेज नंबर में। और इसमें देख रहे हैं घनानंद, इनकी रचना है क्या? सुजान सागर, घनानंद कवित, प्रेम पत्रिका, विरह लीला, कृपाकंद, वियोग बेली, रस केली बल्ली, इश्क लता, लोकसार, सुजान हित, प्रीति पावस, प्रेम पद्धत, प्रेम पहेली, यमुना यश। अगले कवि हैं बोधा, इनकी रचनाएं इश्कनामा, विरह वारिस। अगले कवि हैं ठाकुर और इनकी रचना ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ठीक। ये तो पेज नंबर 14 था। अब हम पेज नंबर 15 पर देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 15 पर देखेंगे जो कि रीतिकालीन कवियों का अंतिम पेज होगा। इसके बाद हम जो शेष कवि बच रहे हैं
उन मोस्ट का यानी वो मोस्ट कवि नहीं है, उनको हम किसी अन्य यानी क्या क्लास में देख लेंगे, लेकिन जो मोस्ट थे उनको हम इसी क्लास में देख लेते हैं। और अंतिम जो क्या पेज नंबर 15 है, उस पेज नंबर 15 में शेष कुछ बचे हुए कवि हैं जो मोस्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, अगले जो कवि हैं वह कौन है, अगले कवि हैं आलम, आलम, ठीक, जो रीति मुक्त कवि हैं। और आलम की जो रचनाएं हैं उसको हम देखते हैं, आलम की कौन सी रचनाएं। इनकी पहली रचना जो है आलम केली, आलम केली। दूसरी इनकी रचना जो है श्याम स्नेही, ठीक है ना, श्याम स्नेही। इनकी तीसरी रचना है वह कौन सी है, माधवानल, माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला। और चौथी इनकी जो रचना है उसको नहीं देखेंगे, छोड़ो, वो नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक, इनकी यही एक मोस्ट है, मोस्ट, ठीक। उसके बाद अगले जो कवि हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन है, द्विज देव, द्विज देव, ठीक, द्विज देव हैं। तो द्विज देव की कौन सी रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं, इनकी रचनाएं। जैसे इनकी रचना पहली है यानी जो है श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार चालीसा। दूसरी इनकी रचना क्या, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार बत्तीसी। तीसरी इनकी रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ, ठीक। अब देखिए इसको, ये पेज नंबर क्या, रीतिकालीन कवियों में पेज नंबर 15 था, जिसमें हम आलम को देखे। आलम की रचना है आलम केली, श्याम स्नेही, माधवानल काम कंदला। उसके बाद अगले कवि हैं द्विजदेव, इनकी रचना है श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका सौरभ। और आज यही इसी क्लास में यह रीतिकाल क्या हो गया, समाप्त, ठीक। यानी रीतिकाल यहीं पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसी को कोई समस्या होती है तो आपका हम यानी क्या, आप हमारे इस नंबर पर, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो ना करें, ठीक है। यानी आपको कोई समस्या होती है तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समस्या हो तब करिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं करना, ठीक। तो आज हमने आपको अपने इस क्लास में रीतिकालीन यानी क्या है, हिंदी पद्य साहित्य में रीतिकाल पर अपना यह क्लास अच्छी तरह से आपको पढ़ाया है। और यदि आपको हमारा क्लास पसंद आता तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हम आपको अपने अगले काल उसी पद्य साहित्य के आधुनिक काल पर अगले दिवस मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, जय हिंद, धन्यवाद।